हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने जो व्यतिकरण सीखे हुए हैं, व्यतिकरण के लिए हमने परिणामी तीव्रता का एक व्यंजक निकाला हुआ था, है ना। परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक आया हुआ था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई। ये प्यारा सा जो व्यंजक आया हुआ है और उस प्यारे से व्यंजक की सहायता से आज हम सभी लोग व्यतिकरण के जो दो प्रकार होते हैं, एक समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण, आज हम लोग उन दोनों टॉपिक को समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सीख डालेंगे कि समपोषी व्यतिकरण क्या है और विनाशी व्यतिकरण क्या है। ठीक है, आइए बढ़िया समझते हैं। और पूरी क्लास अगर आप लोग देखेंगे ना तो एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ पे आपको समझ में ना आए। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो हमने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ कि समपोषी व्यतिकरण होता क्या है कि तरंगों का जो अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण से माध्यम के जिन बिंदुओं पर ठीक है, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर बनने वाला जो व्यतिकरण होता है वह क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। तो मैंने जिन उन ये सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ है, तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उस बिंदु पर बनने वाले व्यतिकरण को या उस बिंदु पर उत्पन्न व्यतिकरण को क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब समपोषी व्यतिकरण के लिए जो व्यंजक निकालना है तो वह पहले आपको पता होना चाहिए क्या, सिंस I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, समपोषी व्यतिकरण चाहिए। और समपोषी व्यतिकरण वहाँ बनता है जहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। अब ये परिणामी तीव्रता अधिकतम वहाँ पे होगी जहाँ पे ये परिणामी तीव्रता किस पे डिपेंड कर रहा है, cos फाई पर। जहाँ पे cos फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहाँ पे cos फाई मैक्सिमम, वहाँ पे बनने वाला व्यतिकरण क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लेते भाई, I मैक्सिमम के लिए जो cos फाई है, cos फाई को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम बोले तो अधिकतम, और cos फाई का जो मैक्सिमम मान होता है वह क्या होता है, +1 होता है। cos फाई का मैक्सिमम मान +1, cos फाई का मिनिमम मान -1। इसका मतलब हुआ जो cos फाई है वह +1 और -1 के बीच में होता है। cos का जो मान होता है +1 और -1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे cos फाई है तो फाई का मान +1 और -1 के बीच में होगा। +1 सबसे ज़्यादा, -1 सबसे कम, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूनतम। ठीक ना। तो I मैक्सिमम के लिए cos फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम cos फाई मैक्सिमम, तो फाई का मान किस किस कोण पर मैक्सिमम होगा, देखो भाई जरा। तो फाई का जो मान होगा, cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 360 अंश का मान 1 होता है। अब उसके आगे आपको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। 0 2 पाई 4 पाई, 4 पाई पर 1 होता है, 6 पाई पर 1 होता है, 8 पाई पर 1 होता है, 10 पाई पर 1 होता है। इसी तरीके से जितने दो जोड़ते जाओ, सभी पर cos फाई का मान क्या होगा, +1 होगा। और माध्यम के उन बिंदुओं पर बनने वाला व्यतिकरण क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक ना। अब इतनी बड़ी चीज़िया को मैं छोटा सा फॉर्म लिखता हूँ, फाई बराबर 2m पाई। फाई बराबर क्या, 2m पाई। जहाँ m बराबर 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 का मतलब, अगर आप 0 रखोगे m की जगह यहाँ पे आपको 0 अंश मिलेगा। 1 रखोगे आपको 2 पाई मिलेगा, 2 रखोगे 4 पाई मिलेगा, 3 रखोगे 6 पाई, 4 रखोगे 8 पाई। ठीक है, तो ये फाई बराबर m पाई। और यही फाई क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। याद है ना, यही फाई क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। तो ये जो हमारा आया कलांतर, किसके लिए कलांतर, समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर आ गया। अगर आपने कलांतर का मान निकाल लिया, तो आप पथांतर का मान निकाल सकते हो। कैसे, देखो भाई, पथांतर बराबर होता है, ये सूत्र होता है, पथांतर बराबर
पथांतर बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। ये फॉर्मूला होता है कि पथांतर बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। यहाँ से अगर पथांतर पता हो, कलांतर निकालना हो, तब कैसे हो जाएगा? कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर। है कि नहीं मजेदार? कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर। चलो, ये कलांतर पथांतर में रिलेशन है। तो पथांतर हमको चाहिए, पथांतर बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, और कलांतर हमने कितना निकाला? 2m पाई। तो 2 पाई तो गए, शहीद हो गए। तो पथांतर बराबर हमारा क्या आ गया? पथांतर बराबर हमारा आया यम लैम्डा। पथांतर बराबर क्या आया? यम लैम्डा। तो अगर मैं पूछूं कलांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए फाई बराबर 2m पाई। मैं पूछूं संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? यम लैम्डा। इन सभी पे न्यूमेरिकल टपकते हैं, ठीक है, रहस्य की बात है, बताना मत किसी को। इन सभी पे न्यूमेरिकल टपकते हैं, यहाँ यहाँ या जहाँ जहाँ यम बराबर 0 1 2 3 4 5। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा भाई यम बराबर 0 1 2 3 4 5? अभी इसको हटाओ, ठीक है ना, अभी इसको हटाते हैं, अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। पथांतर बराबर हमारा क्या आ गया? यम लैम्डा, ठीक ना। पथांतर बराबर हमारा क्या आ गया? यम लैम्डा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कलांतर की, तो हमने फार्मूला, मेन फार्मूला निकाला। अगर हम लोग यहाँ पे 0 अंश 2 पाई 4 पाई 6 पाई रखते हैं, तो हमारा पथांतर क्या आता है? तो पथांतर एक बार मैं यहाँ पे कर दूँ भाई, तब हम लोग जो है पता चलेगा ना कि यम का मनवा कितना कितना पाता है। पथांतर बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा मनवा क्या हो जाएगा? 0 0। अगर मैं 2 पाई रखता हूँ यहाँ पे, 2 पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा? लैम्डा। अगर मैं 4 पाई रखता हूँ, 2 पाई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2 लैम्डा। तो अब बात समझ में आ गया, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इस तरीके से 5 लैम्डा डॉट डॉट। तो हमारा पथांतर जो हमने लिखा भाई, पथांतर यहाँ पे पथांतर बराबर क्या हो जाएगा? यम लैम्डा, एम लैम्डा। अब यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि जहाँ m बराबर 0 1 2 3 4 5। नहीं तो आप सोचते हैं कि सर कैसे 0 हो जा रहा है, हम कैसे जानेंगे 0? अब जानेंगे ना कि यहाँ पे हम बराबर यम की जगह 0 रखें, ये मिलेगा, 1 रखें, ये मिलेगा, 2 रखें, 2 लैम्डा 3 रखें, 3 लैम्डा 4 रखें, 4 लैम्डा, ठीक। तो ये क्या निकल के आया? संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। कलांतर और पथांतर तो आ गया। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता निकाल लेते हैं। ये तीव्रता का सूत्र है ना, तो यहाँ पे कास फाई के मनवा का होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छा, जब 1 रख दोगे तो ये जो आई है, ये आई नहीं रह जाएगा, आई मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। तो आई मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूटवा में I1 I2, रूट के बाहर है कास फाई जगह पे क्या रख देना है? +1 रख देना है। अब +1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कौनो परिवर्तन नहीं, +1 का गुणा करने पर कौनो परिवर्तन नहीं। तो I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2। अब अगर इसको आप गौर से देखो जरा, ठीक है, गौर से जब देखोगे ना, पता है ये आपका करड़ी में I1 प्लस करड़ी में I2 का होल स्क्वायर है। करड़ी में I1 प्लस करड़ी में I2 का क्या है? ये होल स्क्वायर है। देखो कैसे, I मैक्सिमम बराबर करड़ी में I1 प्लस करड़ी में I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया संपोषी व्यतिकरण, यानी अधिकतम तीव्रता का सूत्र आ गया ये हमारा तीव्रता के पदों में, अच्छा, अगर हमने देखो, हमने I1 की जगह पे क्या रखा था? अगर हमें आयाम के रूप में लिखना हो, परिणामी तीव्रता का सूत्र आयाम के पदों में लिखना हो, तब कैसे? हमने सेंस सीखा हुआ है, सेंस है I1 रूट में है ना, रूट में I1 बराबर के A1 रूट में के, ऐसे लिख दे। देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, अब देखो भाई, रूट में I1 जगह पे A1 रूट में के, रूट में I2 जगह पे A2 रूट में के, ठीक है। अब ये मनवा यहाँ पे मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये देखो
देखो क्या हो जाएगा भाई, हम अगर यहाँ मनवा रखेंगे ना तो आई मैक्सिमम बराबर, तो करड़ी में नहीं भाई, करड़ी में ऐसे नहीं, ये देखो इसको हटाओ, पहले हटा दो, क्या हो जाएगा A1 रूट में के प्लस A2 रूट में के का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम बराबर, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में कॉमन हो गया, और रूट के ऊपर यहाँ देखो स्क्वायर है, तो रूट में कॉमन लोगे तो स्क्वायर करोगे, रूट से बाहर हो जाएगा, मतलब बन जाएगा के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई मैक्सिमम आ गया। ये भी हमारा प्यारा सा ज़बरदस्त फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला तीव्रता, मैक्सिमम तीव्रता का फार्मूला तीव्रता के पदों में, तीव्रता का फार्मूला आयाम के पदों में, ये समपोषी व्यतिकरण का कलांतर हो गया, ये समपोषी व्यतिकरण का पथांतर हो गया। सेम टू सेम ऐसे हमें निकाल देना है विनाशी व्यतिकरण के लिए, एकदम ऐसे एकदम निकालना है विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब देखो इसी पे मैं काम करने वाला हूँ, एकदम इसी पे काम करने वाला हूँ। तो पहले परिभाषा, पहले मैं साइड हो जा रहा हूँ भाई, मैं साइड हो गया हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेने की जरूरत है भाई, वीडियो को रोको, उसके बाद फिर बढ़िया से नोट्स करो। ठीक है, चलो नोट कर लिए होगे, हम लोग वीडियो को रोक करके बहुत ईमानदारी से नोट कर लेते हो। अब देखो विनाशी व्यतिकरण, यहाँ पे संपोषी जगह पे क्या लिखते हैं, विनाशी व्यतिकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ठीक ना। ये जो कंस्ट्रक्टिव में लिखा हूँ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव जगह हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, DES डिस्ट्रक्टिव, TRUCTIVE, थोड़ा मैं देख लेता हूँ यार स्पेलिंग थोड़ा इंग्लिश सही है कि नहीं है। DES TRUCTIVE सही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। परिभाषा देखो क्या हो जाएगा, तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, यहाँ पे अधिकतम की जगह पे क्या कर दी न्यूनतम। तुम लोग कहोगे रे सर अपना काम चला ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को पूरा लिखवाएंगे। हाँ भैया तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर उत्पन्न व्यतिकरण को क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब सिंस I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई, ये तो फार्मूला होता ही है, एकदम जुबान पे है। I मैक्सिमम की जगह पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। I मिनिमम के लिए जो cos फाई है उसको क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर मिनिमम होना चाहिए, एकदम सही। ये मैं पता है मैं चाहता पूरा मिटा के करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कम से कम ये फील हो कि ये चीज़ और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मिटा करके वो दोनों सेम है, दोनों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तब आपको हौसला बढ़ेगा, आपके अंदर एक जोश आएगा कि ये तो चीज़ें एकदम सेम है, कोई ज़्यादा डराने वाली चीज़ तो है ही नहीं कि जो हमको और अलग से याद करना पड़े। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम की जगह पे अधिकतम जगह पे क्या लिख दें, न्यूनतम, और न्यूनतम का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक ना। अच्छा, अब -1 हमको कहाँ मिलेगा, -1 एक मान जरूर बता दो आप लोग, -1 जो होता है पाई पे मिलता है, यानी काश 180 अंश का मान -1। गजब, 180 अंश का मान -1 होता है ना। देखो मैं पूरा इसको हटा ही दिया, काश 180 अंश का मान क्या होता है, -1, तो 180 अंश को हम लोग बोलते हैं पाई। अब उसमें 2 जोड़ते जाओ, 3 पाई, 3 पाई के बाद 2 पाई और 5 पाई, 3 पाई में 2 पाई जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई, फिर 11 पाई, इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग को लिख देना पड़ेगा 2m-1 पाई, 2m-1 पाई। अच्छा, अब अगर हम 0 रखें तो क्या ये मिलेगा, 0 रखने पर नो बाबा ना 0 पे नहीं, तो इसका मतलब 0 को हटाओ, 0 को हटाओ तो 1 रखो। अच्छा, 1 पे देखो, 1 एम की जगह पे 1 रखो, 2 1 के 2, 2 में से 1 गया 1 पाई मिला। गजब, 2 रखो, 2 दूना 4, 4 में से गया 3 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने समपोषी व्यतिकरण में 0 से शुरू किया था, अगर ये वाला फार्मूला मैं लगाता हूँ तो हमें वहाँ से 1 से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं ये प्लस लगा देता ना तो 0 से काम चल जाता, अगर यहाँ में प्लस लगाता तो 0 से काम चलता, लेकिन मैं यहाँ माइनस लगाया हूँ तो यहाँ पे 1 लिखा हूँ। गजब, बोलने नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ तो 1 शुरू करूँगा, अगर यहाँ प्लस लगाऊंगा तो 0 शुरू करूँगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो पथांतर बराबर होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर। कलांतर की जगह हम लोग क्या लिख दें, 2m-1 इंटू पाई। तो पाई से कट जाएगा, ठीक है, पाई से कट जाएगा, और ये जो 2 है
दो इसके भी बटा दो, इसके भी बटा दो, यहाँ दो दो से कटेगा, यम माइनस वन क्या मिलेगा, यम माइनस वन लैम्डा अपान टू। देखो पथांतर हो गया। तो उसमें कलांतर का सूत्र था फाई बराबर टू यम पाई, इसमें टू यम माइनस वन पाई। वहाँ पे पथांतर था यम लैम्डा, यहाँ पे यम माइनस वन अपान टू लैम्डा। ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे यम बराबर अब की बार हम लोग जीरो रखेंगे तो क्या जीरो से काम बनेगा, जीरो रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं भाई जीरो से नहीं काम बनेगा, ठीक ना। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, एक। तो हमें यहाँ पे अगर मैंने क्या कर दिया भाई, डायरेक्ट यहाँ पे यम बराबर मैं क्या रखूँगा, एक। एक रखने पर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा अपान टू। ठीक। अच्छा इसको देखो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं भाई ना, इसको अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, इसका नो ज़रूरत, इसका नो ज़रूरत, ठीक ना। इसको हटाओ भाई, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। हमारा मेन फार्मूला ये मिल गया है, बस इसके नीचे ये लिख देना है कि हमारा ये जो है यम कहाँ शुरू होगा, यहाँ पे जो यम शुरू होगा जहाँ एम बराबर, जहाँ एम बराबर 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अगर ये सब लिखते हो तब चलो भाई मैं तुम्हारा काम कर ही दे रहा हूँ। अगर ये लिखते हो तब पथांतर, अगर 1 लिखते हो तो 1 में से 1 गया 1, अगर मैं 1 लिखता हूँ 1 में से सही भाई, अगर मैं 1 लिखता हूँ ना, क्योंकि मान 1 से है, मैं 1 लिखता हूँ तो दो दो से कट जाएगा। देखो मैं उल्टा लिख दिया, यम माइनस वन अपान टू लैम्डा लिखता हूँ ना, यम माइनस है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ ताकि हमें ये चीज़िया, ये जो चीज़िया भी मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो ये कैसे लिख दूँ इसको, मैं इसको ऐसे लिख दूँ यम माइनस वन अपान टू लैम्डा। वैसे भी लिख सकते हैं यम माइनस वन लैम्डा बाई टू, तभी सही रहता ना, नहीं भाई तब थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सही है ना, यम माइनस वन अपान टू लैम्डा। यम जगह पे 1 रखो, 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो आधा लैम्डा बाई टू क्या मिलेगा, लैम्डा बाई टू। 2 रखते हैं तो 2 में से आधा गया, 2 में से आधा गया डेढ़, डेढ़ मतलब 3 लैम्डा अपान टू। 3 रखो, 3 में से आधा गया, 3 में से आधा गया ढाई, ढाई मतलब 5 लैम्डा बटा 2। 4 रखो, 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 मतलब 7 लैम्डा अपान टू। इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको भी नोट कर लेना भाई, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, कर लेना कर लेना कर लेना, हो जाएगा। अब आई मैक्सिमम नहीं रहेगा यहाँ पे, अब की बार क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम। तो आई मिनिमम जब करेंगे जो +1 है बस की जगह यहाँ पे -1। इस सब चीज़ों को मैं समझाने के लिए नहीं मिटाया, नहीं तो जितने देर में मैं करके बिता रहा हूँ ना उतने देर में जल्दी लिख दिया होता। तो आई मिनिमम की यहाँ पे -1। अब जब यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 भाई, इसका यहाँ से गुणा करोगे -1 हो जाएगा, जो यहाँ प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस। अगली बार जो a + b का होल स्क्वायर बना था, यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यानी करड़ी में i1 माइनस करड़ी में i2 का होल स्क्वायर, करड़ी में i1 माइनस करड़ी में i2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, मजा आ गया ना। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लो। चलो भाई ये, अच्छा हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे क्या करोगे, मिनिमम करोगे, ठीक ना। कितने रोज तुरंत स्क्रीनशॉट हमारे होंगे, यहाँ पे क्या कर लेना, मिनिमम कर लेना, और यहाँ पे क्या कर लेना, मिनिमम। भाई स्क्रीनशॉट मार के ना गैलरी वैलरी फुल मत करो, डायरेक्ट वीडियो को रोको और बढ़िया से लिखो, ठीक ना। लिखने में अच्छा ही है, स्क्रीनशॉट मारने थोड़ी नहीं। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट ज़बरदस्त देखने वाला हूँ, और उस एक नोट पॉइंट दिखा करके आपको मैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। वो न्यूमेरिकल लास्ट में लगवाएंगे, ठीक ना। वो न्यूमेरिकल लगवाएंगे, वो न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल वो बार बार आता है, बस नंबर को चेंज करता है, बाकी आता वही है, ठीक है। चलो ये देखो, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। चलो भाई हो गया होगा। तो आपने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को देखा और आपको दम मजा आया होगा, आपको लग गया होगा कि संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण एकदम समझ में आ गया। फार्मूला संपोषी व्यतिकरण के मैं मिटाता रहूँ, सुनाता रहूँ, सुनते रहो, ठीक है। ज्ञान की गंगा बह रही, उसमें नहाते रहो। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो था कलांतर फाई बराबर 2m पाई, पथांतर यम लैम्डा, आई मैक्सिमम का मान रूट में i1 प्लस रूट में i2 का होल स्क्वायर, फिर एक और लिखा था k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, 4 चीज़ें। और विनाशी व्यतिकरण में क्या लिखा, फाई बराबर 2m माइनस 1 पाई, ठीक है। पथांतर यम -1 अपान 2 लैम्डा, आई मैक्सिमम आई मिनिमम हो जाता है, आई मिनिमम बराबर
रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम बराबर आयाम के पदों में K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है हमें तुमसे बाकी डट डट। चलो आ जाओ भाई आगे। अब आगे देखो हम लोग ये एक नोट पॉइंट मैंने बताया था ना कि एक नोट पॉइंट देखने वाले हैं, वो नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने क्लास को समापन की ओर लेकर चलते हैं। देखो नोट पॉइंट क्या भाई, हमने अभी देखा कि I मैक्सिमम बराबर होता है रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, और यही बराबर होता है K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम बराबर होता है रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर, और यही बराबर होता है K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एकदम यही हमने सीखा। तो अगर दोनों का डिवाइड कर दें, दोनों को आपस में भाग दे दें, जब भाग देंगे तब देखो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बटे रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। अब इधर ये देखो के तो शहीद हो जाएंगे, के शहीद हो जाएंगे। जब शहीद हो जाएंगे बचेगा क्या, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब इन पर आपके एग्जाम में छपने वाला न्यूमेरिकल आता है, और कभी कभी तो यही डेरिवेशन भी आ जाता है। यही डेरिवेशन वो भी बड़े नंबर के लिए हैशटैग लगा दो भाई, ठीक ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। इसके लिए डेरिवेशन करने के लिए भाई आपको जो है अगली क्लास में और आपकी क्लास में जो बताया गया है उससे आपको निकालना पड़ेगा, या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से शुरू करो। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण जैसे जैसे निकाला गया है वैसे वहाँ से, यानी आज की क्लास से जितना भी बताया गया है पूरा करते हुए लास्ट में ये निकाल दो, ये आपका बड़े नंबर के लिए है, बड़े नंबर के लिए डेरिवेशन है। बाकी इस पर जो न्यूमेरिकल आता है वह न्यूमेरिकल 3 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल 3 नंबर के 4 नंबर के लिए, बाकी इसका डेरिवेशन I मैक्सिमम अपान I मिनिमम बराबर ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, ये बड़े नंबर के लिए, ठीक है। 6 नंबर 7 नंबर जो भी बड़े नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसमें के लिए है, ठीक है। मज़ा आ गया ना। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखें। थोड़ा देखो भाई मैं वीडियो कितनी टाइम तक हो गई है तब हिसाब से मैं बात करूँ। 22 मिनट हो गई है, ठीक है। 22 मिनट हो गई तो एक हेडिंग हम लोग और समझ लेते हैं, ठीक ना। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ठीक है। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, छोटी सी हेडिंग है, उसके बाद हम लोग समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत जिसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, COHERENT, कोहेरेंट SOURCE, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं भाई। कोहेरेंट सोर्स देखो क्या होता है, ये देखा गया कि अगर दो स्रोत हैं, जैसे मान लो पहला स्रोत ये लाइट दे रहा है, प्रकाश, इससे क्या निकल रही, प्रकाश तरंगों के रूप में। ये है कोई दो स्रोत, इसका दूसरा स्रोत, इससे भी प्रकाश क्या निकल रहा है, तरंगों के रूप में निकल रहा है। तो ये देखा गया कि अगर अलग अलग स्रोत हैं, अगर अलग अलग स्रोत हैं तो उनसे निकलने वाली तरंगों के बीच में कलांतर होता है, और हमको ऐसा स्रोत चाहिए जिसमें कलांतर ना हो, या तो अगर कलांतर हो भी वह क्या हो, नियत हो। कलांतर हो ही ना, अगर कलांतर हो भी वह क्या हो, नियत हो। तो अगर ऐसा कोनो स्रोत मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं, कोहेरेंट स्रोत बोलते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर शून्य हो या नियत हो, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। बस एक प्यारी सी डिफिनीशन थी, इसको मुझे बताना था। देख लो भाई मेरे साथ, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली क्या निकलेगी स्रोत से, तरंगें निकलेगी। जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर शून्य हो अथवा नियत हो, क्या कहलाता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। 1 नंबर की भाई डिफिनीशन बहुत बार पूछा जाता है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हो।
तो भैया हम वही समझते हैं कि जो दो स्रोत हों उनसे निकलने वाली जो तरंगे हों उनमें कलांतर हो ही ना, अगर हो तो वह क्या हो, नियत हो। ऐसे स्रोत को क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो ये कला संबद्ध स्रोत हो गया। एक टॉपिक और समझ लेते हैं कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है। जो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ताकि हम लोग अगली वीडियो में व्यतिकरण संबंधी यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग है उस प्रयोग को हम लोग सीख डालें। ठीक ना, अगली वीडियो में। तो ऐसा वीडियो लंबी हो जाए ना, गुस्सा मत करो, मुँह मत बनाया करो। ठीक ना, थोड़ा बहुत सारी वीडियो मैंने छोटी बनाया, छोटी बनाया। ठीक है, तो इसको मिटा दें, चलो भाई मिटा देते हैं। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ठीक ना, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो हेडिंग डालेंगे भाई, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, या डायरेक्ट चलो भाई, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त 4-5 शर्तें होती हैं और उस शर्तें आपको याद होनी चाहिए। 2 नंबर दिलाता है भैया, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त जो है ना वो आपको 2 नंबर दिला के ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई पहला शर्त हम लोग देखते हैं। पहला शर्त हमारा क्या है, जो हमारे स्रोत हैं वह स्रोतों से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, तरंगों की कलाओं में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर हो भी तो नियत हो। अब यानी हमारा दोनों स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या बोल दे भाई, पहला स्रोतों से, ऐसे देखो, स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं में अंतर नहीं होना चाहिए। तरंगों की कलाओं में, कलाई मत लिख देना भाई ना, कलाओं में अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। कलाई से भाई गाना याद आ रहा है ना, गोरी है कलाइयाँ तो पहना दे मुझे हरी है चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालमा। चलो भाई दूसरा देखो क्या है, जो हमारी स्रोत हैं, ठीक ना, जो स्रोत हैं उन स्रोतों के तरंगदैर्ध्य और आयाम ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, लिखते थे भाई, दोनों स्रोतों के आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य समान होने चाहिए। दोनों स्रोतों के जो स्रोत है हमारे, दोनों स्रोतों के आयाम बराबर होने चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फॉलो करेगा तभी जो है व्यतिकरण बनेगा। व्यतिकरण मतलब कुछ माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामीतीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामीतीव्रता न्यूनतम। ठीक है, तीसरा क्या लिख दें, दोनों तरंगों के लिख देना भाई, दोनों तरंगों के तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक, 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट देख लो भाई, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं क्या होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए। मतलब बहुत पास होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए। चौथा बात, पांचवा देख लो भाई, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत पतले होने चाहिए ना। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण मतलब होता है पतला, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा भाई क्या, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। आज की क्लास फिर रखते हैं यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे व्यतिकरण के लिए या व्यतिकरण संबंधी यंग का, एक वैज्ञानिक थे यंग, ठीक ना, उनका नाम था थॉमस यंग। अब ऐसा नहीं यंग मतलब जवान, थॉमस यंग वैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यतिकरण के संबंध में एक प्रयोग किया हुआ था और वो ज़बरदस्त प्रयोग है, वो आपके एग्जाम में भाई आता है। ठीक ना, वो प्रयोग आपके एग्जाम में आता है, तो वो प्रयोग हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में।
तो वो क्लास सीखेंगे ना व्यतिक्रम, मज़ा आ जाएगा। ठीक ना, यंग ने अब कैसा कैसा प्रयोग किया। ठीक है, वो प्रयोग जब रहता है ना, वो साइंस में प्रयोग भाई बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, फील करा देता है हमको कि हाँ ये चीज़ ऐसे से हुआ है, बाकी डिफिनीशन में कहाँ क्लियर हो पाता है। ठीक ना, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो फिर सबको टाटा बाय बाय।